श्री राकेश जी, केएल सिंह जी, एम आर पटेल जी, ए के सिंह जी, वीरेंद्र सिंह जी, मनीष गुप्ता जी, योगेन जी, मेरे सारे साथियों, हमारे वेंडर्स, उनके एम्प्लॉयज़, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स, उनके एम्प्लॉयज़, हमारी सारी आप लोगों की फैमिली, उस सबको 2018 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक साल बीतता है, एक साल शुरू होता है। इस बीतने और शुरू होने के बीच में कोई न कोई कड़ी रहती है, और वो कड़ी रहती है हम लोगों का संकल्प, प्रयास और लगातार उस पर काम करने की इच्छा। ये इच्छा शक्ति ही है जो किसी भी देश को, किसी भी समाज को और किसी भी संस्था को ऊंचाई की तरफ ले जाती है। और हम लगातार देखें तो जो भी हमारा विकास हुआ है, चाहे वो मनुष्य के रूप में हो, चाहे वो सभ्यता के रूप में हो, चाहे वो देश के रूप में हो, चाहे व्यक्ति के रूप में हो, वो सारे विकास के पीछे एक कहीं न कहीं पे एक कड़ी रहती है जो हमसे जुड़ती रहती है। हम उसको अच्छा बनाते रहते हैं। हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसका बच्चा उससे अच्छा हो। हर कोई ये भविष्य देखता है और अपना जो उसकी अपनी जो रहने सहने का ढंग है, उसकी अपनी जो अंदर की भावना है, उस भावना को दबा के अपने आने वाले संतान के प्रति, अपने आने वाले काम के प्रति उसकी सोच जो है वो हरदम एक भावनात्मक सोच होती है। तो उसी तरह यदि हम देखें तो 2017 में जो हमारा 50वां वर्ष था, तो 50वें वर्ष के बाद हमें रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। तो 50वें वर्ष के बाद जब हम 91वें वर्ष में प्रवेश किया हमने, तो हमें देखना है कि हम किस तरह अपनी संस्था को और संस्था के माध्यम से अपने देश को, अपने समाज को हम क्या दे सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना है। हमने देखा 50 वर्ष पहले जब हमने शुरू किया था अपनी यात्रा, प्रोफेशनल जर्नी, तो हम देखते थे किस तरीके से हम लोग प्लांट लगाते थे या उन प्लांटों को चलाते थे, या किस तरीके से हम मार्केटिंग करते थे। उसके बाद कितनी सारी चेंजेज आई, लेकिन हर बार क्या होता है, हिस्ट्री रिपीट करती है, वो चीज़ें फिर से वापस आती हैं, पर वो नए स्वरूप में आती हैं। तो ऐसे ही हमें ध्यान में रखना है कि ये जो युग है, जो 21st सेंचुरी और डिजिटल सेंचुरी है, इस सेंचुरी में सबसे अधिक इम्पोर्टेंट जो है होगा, वो होगा कि एक आपकी कंपटीशन में एक मशीनरी होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। अभी मनुष्य का मनुष्य के बीच में कंपटीशन है, फिर आपके सामने कोई खड़ा होगा जो आपको चैलेंज कर रहा होगा, वो जो ह्यूमन बीइंग नहीं होगा, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं और से आ रहा होगा। और उस समय ये लगेगा कि हम इतनी फास्ट, इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि हम पिछला क्या था उसको, हम कल क्या था वो मुश्किल हो जाएगा आगे आने वाले कल के लिए। एक बड़ा भारी चैलेंज आने वाला है लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में और उन कंट्रीज में जहां लार्ज मैन पावर है।
मैं एक दिन पढ़ रहा था कि सऊदी अरेबिया 26,000 किलोमीटर की एरिया में अकाबा काबा का जो एरिया है, तो काबा का एरिया एक ऐसा स्ट्रेटजिक एरिया है कि वो बॉर्डर मीट करता है इज़राइल का, इजिप्ट का, जॉर्डन का, सऊदी अरेबिया का, और सीरिया का एक बहुत छोटा सा हिस्सा आता है उसमें, उस एरिया को मीट करता है। तो वहाँ उन्होंने 26,000 किलोमीटर का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके एक शुरू कर रहे हैं, एक जिसको बोलते हैं कि स्ट्रेटजिक बिजनेस हब शुरू कर रहे हैं नियोमी के नाम पे, जहाँ सारे रोबोट से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूरा मैनेज करेंगे विद नो फॉसिल फ्यूल। सारा का सारा जितना भी उनका है एनर्जी है, जो भी है, दैट विल बी फ्रॉम अनकन्वेंशनल एनर्जी, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ फॉसिल फ्यूल। वो एक उनका एक्सपेरिमेंट है और ये सक्सेसफुल होता है और हर हालात में सक्सेसफुल होगा। $500 बिलियन के लिए उन्होंने असाइन किया है। तो ह्यूमन कैपिटल में जब हम बात करते थे हमें ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करना है, तो ह्यूमन कैपिटल नहीं डेवलप कर रहे हैं। उनके पास आबादी कम है, एरिया ज़्यादा है, वो नहीं चाहते हैं कि उनके पास एक्सपैट्रिएट आएँ और उनका काम करें। तो हर कंट्री अपने को सिक्योर कर रहा है, चाहे अमेरिका हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इंडिया हो। इंडिया में मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो अमेरिका बोलता है मेड इन अमेरिका। तो कहाँ पर हम पाएंगे कि हमें अपने को रिलेवेंट रखना है। पिछले साल जब मैं 2.5 लाख से ज़्यादा किसानों को मिला और जिससे हमने बात की, अभी भी वही पुरानी बात करते हैं, सर हम पैदावार तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम कहाँ बेचें। तो आज इससे इतने सालों के बाद भी हम वो मार्केट नहीं क्रिएट कर पाए जो उनको सीमलेस इनकम दे पाए। तो हम एक तरफ तो बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, और दूसरी तरफ हम वो किसान जिसे हम हर समय अन्नदाता बोलते हैं, योगेंद्र जी सबसे ज़्यादा बोलते हैं हर मीटिंग में। योगेंद्र जी जब बोलना शुरू करते हैं तो 1 घंटे से कम बोलते नहीं, उसके बाद बोलते हैं अभी मैं संक्षिप्त में आप लोगों को बताया है। तो जब उनसे मैं वो बात सुनता हूँ और अपने को एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कनेक्ट करता हूँ, तो मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिखता है, बहुत डिफरेंस दिखता है। और ऐसे किसान, हमारे यहाँ के जो किसान हैं वो अफ्रीका के किसान से अच्छे हैं। बहुत से ऐसे देश हैं जिनके किसानों से अच्छे हैं, और वो ये बात बोलते हैं कि सर हम पैदावार तो कुछ कर सकते हैं, किसी तरीके से हमारा माल बेचने का इंतजाम कर दीजिए। क्योंकि हमने अपनी व्यवस्था को लगातार हम चेंज नहीं करते गए। ठीक है, 47 में हमें इंडिपेंडेंस मिली, उस समय पर सबसे पहले बंगाल का अकाल पड़ा। पहले लोगों ने होर्ड कर रखा था फूड ग्रेन, और दाम बढ़े तो कोई खरीद नहीं सकता था, उसको क्रय करने की, उसको ख़रीदने की किसी के पास ताकत नहीं थी, और करीब 2 करोड़ लोग मरे उसमें, बंगाल की फैमिली।
तो व्यवस्था समाप्त की गई, मंडी लाई गई, सरकारी मंडियां शुरू हुई कि सरकार खरीदेगी। फिर वो सरकारी मंडियों में हमने एजेंट लगा दिए, फिर एजेंट लगा दिए, उन्होंने उसी तरह के काम शुरू किया एक डिफरेंट तरीके से। उसके बाद हमने उसको डिजिटल तरीके से खरीदना नहीं शुरू किया, हम सब्सिडी देनी हमने शुरू की, उस सब्सिडी में हम डिजिटल व्यवस्था को नहीं लाए। सही आदमी को जहां सब्सिडी जानी चाहिए वहां नहीं मिली, उन लोगों को मिलती गई जिनको उसकी आवश्यकता नहीं थी, या जो उसको एक्सप्लॉयट करते थे, या जो एक तरीके से ऐसे सिस्टम में आ गए जो सिस्टम के साथ सिस्टम को चला रहे थे। तो इससे व्यवस्था में अव्यवस्था आ गई। हम लोगों ने इफ़को में लगातार यही प्रयास किया कि हम हरदम सिस्टम को उस तरीके से चेंज करते चलें जैसे कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। आप लोगों में से पता नहीं कितने लोग यहाँ होंगे जो उस समय 93 में मैंने जब ज्वाइन किया तब आप लोग यहाँ थे। बीच में 86 तक मैं था, 86 में चला गया था दूसरी संस्थाओं का चेयरमैन होकर के, फिर मैं 93 में वापस आया। तो मैंने देखा कि हमारे यहाँ अभी भी वही व्यवस्था चल रही है, वही टेलेक्स है, वही आईपिन है, वही पुराने वाले टाइपराइटर हैं, कोई नई व्यवस्था नहीं थी। आज यदि हम उसी व्यवस्था में होते तो हम कहाँ होते? तो आप सब लोगों ने व्यवस्था अपनाई, उस व्यवस्था को चेंज करते गए हम लोग। आप लोग वही लोग हो जो नई व्यवस्था में आए, नई तरीके से आए। तो वही आप लोग हो जो मैं कहना चाह रहा हूं कि अब डिजिटल जो डिजिटाइजेशन है वो ऑनलाइन है। ऐसे इंडियन कोऑपरेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म जो हम लोगों ने लॉन्च किया और उसमें 2.5 करोड़ से ज़्यादा हमारे मेंबर बने किसानों के, तो एक उनके साथ एक शुरुआत होती है। शुरुआत करना, पहला स्टेप लेना सबसे कठिन काम होता है, उसके बाद रास्ता अपने आप खुलने लगता है। तो इसलिए मार्केटिंग में हमने योगेन जी से यही रिक्वेस्ट की है कि हमें अब ये जो हमारा पुराना सिस्टम था, 3 टायर 4 टायर, हेड ऑफिस है, एरिया जोनल ऑफिस है, स्टेट ऑफिस है, फिर कई एरिया ऑफिस है, फिर फील्ड ऑफिसर है, और यहाँ से शुरू होता था, चिट्ठी होते 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 होते, 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 होते काम तो फील्ड ऑफिसर का ही करना होता था। तो इस व्यवस्था को जब तक हम हटाएंगे नहीं, और हम जब तक इस बात को अपने दिमाग से नहीं निकालते, स्टेटस कॉन्शियस, हम समझते हैं हमारा स्टेटस है हमारे डेजिग्नेशन से। मैं समझता हूं डेजिग्नेशन से स्टेटस नहीं होता, स्टेटस होता अपने काम से। आप काम अच्छा कर सकते हैं तो आप अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे, और यदि आपने काम अच्छा नहीं कर सकते हैं तो आप अपने आप को अच्छा नहीं महसूस करेंगे। आप कितना भी बाहर से दिखा लीजिए कि आप खुश हैं, पर आप खुश नहीं होंगे। आपको अंदर से लगेगा कि शायद आपने कहीं न कहीं पर कोई न कोई आपसे गलती हुई, भूल हुई। और हम कोई भी काम कर रहे हैं, मेरा सबसे कहना है इस बात को कि हम कोई भी काम कभी छोटा नहीं समझते, और ना हमें कोई काम छोटा समझना चाहिए, ना हमें व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में कोई भेदभाव रखना चाहिए। हमने सदैव इसी बात का प्रयास किया।
इफ़को में, इफ़को के बाहर, चाहे हमारे वेंडर हों, चाहे हमारे कॉन्ट्रैक्टर हों, चाहे हमारे सप्लायर्स हों, चाहे हमारे कॉन्ट्रैक्ट लेबर हों, चाहे हमारे किसी भी तरीके का कोई भी काम करने वाला है, हमारा जो भी एम्प्लॉय है, हम उसको हमने हरदम इफ़को में हम लोगों ने सदैव उसको एक तरीके से देखने का प्रयास किया। और मैं समझता हूं कि ये नहीं कि मैंने इसको शुरू किया था, इफ़को में डे 1 से मैंने आपके यहाँ सबसे पहले 75 में ज्वाइन किया था। शुरुआत 67 में हुई, लेकिन काफ़ी लोग 70 के आसपास आए। छोटी संस्था होती थी, छोटा ऑफिस होता था, छोटी जगह होती थी, और पूरे इफ़को में शायद इतने लोग होते थे जितने आज हेड ऑफिस में। हमें याद है मानसरोवर की छत में हम सब लोग छत में बैठ के अपने मैनेजिंग डायरेक्टर साहब को, पॉल बोथन साहब को 1 जनवरी को सुनते थे। छोटी जगह थी, एक छत, वो जो लगे हुए फ्लैट थे, तो एक छत फांद के दूसरी छत में बैठ जाते थे। छोटी सी दीवार होती थी ऊपर वाले पे, पर उसके सबको नाश्ता पानी जरूर मिलता था, वो आज भी मिलता है। तो मेरा आप लोगों से एक ही निवेदन है, एक ही आप लोगों से दरख्वास्त है, खुश रहें, अच्छा काम करें, लगातार नया सोचें। क्या आप कर सकते हैं, क्या आपने नॉलेज एक्वायर की है, क्या आपको आता है, ये बताइए। ये मत समझिए कि ये मेरे सीनियर है, ये भावना मत रखिए, क्योंकि आप लोग जो यंगर लोग हो, जो आ रहे हो, हमें कभी भी, हमारे यही मेरी अपील है अपने सारे कोलीग से जो उम्र में बड़े हैं, कि ये आपका आपस का पारिवारिक रिश्ता है। जब तक आप उस बात को परिवार जैसा समझते हैं, एक दूसरे पर स्नेह की भावना रखते हैं, प्यार की भावना रखते हैं, ये समझते हैं कि जो हमसे बात हो रही है इसमें कुछ न कुछ अच्छाई होगी, या इसमें नहीं है तो इसको हम किस तरह ठीक कर सकते हैं। मान लीजिए किसी का कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, तो ज़रूरी नहीं कि वो पॉइंट ऑफ व्यू सही हो, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं कि वो गलत हो। उसके बारे में सोचना ज़रूर हमें चाहिए कि कोई सजेशन आता है तो हमें उस सजेशन को करने का प्रयास करना चाहिए। मार्केट में एजिलिटी रखनी चाहिए। मार्केट, जब हम कह रहे हैं एजिलिटी, तो मार्केट में क्या हो रहा है, किस तरह की नई चीज़ आ रही है। मैं उस दिन इफ़को टोक्यो गया, मैंने कहा ये बताइए आप लोग कि हमारे यहाँ, आप लोगों के यहाँ 4000-5000 लोग काम करते हैं, लोग आ रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग करने, इंश्योरेंस। जो हमारा डिजिटल ग्रुप था, हमने कहा आप लोग ज़रा पॉलिसी बेचो। उन्होंने 80 करोड़ की पॉलिसी बेची 3 महीने में। उनका खर्चा आया 4%, और जो ट्रेडिशनल पॉलिसी बेचते हैं उनका खर्चा आता है 26%, तो उन्हें 22% के जो अंतर था, आप तो बोल रहे हैं हम तनख्वाह दे रहे हैं, पर कंज्यूमर कहेगा मुझे तो 22% लोअर मिल रहा है। तो कंज्यूमर वहां जाए कि आप क्या हैं। तो इसलिए इसका कॉम्बिनेशन, आज मैं पढ़ रहा था सवेरे सवेरे, Amazon is thinking of entering insurance business। अब बताइए, Amazon इंश्योरेंस बिजनेस आ जाएगा और मोटर का इंश्योरेंस अपना बेचने लगेगा, तो आप किसका खरीदोगे, उसका कि इसको तो क्यों होगा। जाहिर है उनका प्रीमियम कम होगा। फिर आप कहेंगे अच्छा ये तो बात है, पर सर्विस कैसे होगी। सर्विस वो लोग आउटसोर्स कर देंगे, कर सकते हैं। ये तो सर्विस आउटसोर्स करेंगे तो उनका क्या खर्चा आएगा। आपके यहाँ तो देखिए 6 पे कमीशन, 7 पे कमीशन,
सरकार ने नोट छापा, दे दिया। हम लोग यहाँ कौन सा हम नोट छापेंगे? हमको तो जो मिलने वाली सब्सिडी थी वही 5,000 करोड़ रुपया काट लिया। 5,000 ऑलरेडी हमारा 5,000 करोड़ हर साल रहता है। 70,000 करोड़ का बजट देते हैं, उससे 5,000 करोड़ पहले काट लिए, तो अब 6,000 करोड़ रहेगा हमें सरकार से लेना। उसका इंटरेस्ट बढ़ने आएगा। फिर आप लोग भी तैयार हैं कि हमारा भी जल्दी से वेज रिविजन होगा। मैं भी सोचता हूँ आप लोगों का भी कर दिया जाए। आपकी यूनियन एसोसिएशन बैठी हुई है, मेरे ख्याल 3 तारीख से लोग आ ही रहे हैं। हमने दस्तखत करो भैया, अभी पैसा ले लो, पता नहीं बात को रहेगी। तो इसलिए हम सब लोग जिस तरह चल सकता है चलाते रहें, जितना एफिशिएंट हो सकते हैं एफिशिएंट हों। प्लांट हमारे एफिशिएंट हैं, मार्केटिंग को और एफिशिएंट करना है, डिलीवरी सिस्टम को और ठीक करना है, डिजिटल मार्केटिंग में आना है, इफ़को बाज़ार को अपने को बहुत स्ट्रेंथन करना है। IFFDC में सीड का बहुत अच्छा मार्केट है, उसका प्रोडक्शन करना है। एग्रोकेमिकल्स, जो फेक एग्रोकेमिकल्स बिकते थे, उन एग्रोकेमिकल्स को इसलिए मार्केटिंग देके रॉय साहब को रिक्वेस्ट की गई कि नहीं, आप मार्केटिंग डायरेक्टर से रिटायर हो रहे हैं, लेकिन उधर का मैनेजिंग डायरेक्टर काम संभालिए। तो हम लोग तो ये चाहते हैं जहाँ पर कंट्रीब्यूशन है, जिसका कंट्रीब्यूशन वो कंट्रीब्यूशन लिया जाए, क्योंकि संस्था को कहीं न कहीं से ला करके कुछ आप लोगों की तनख्वाह भी देनी है और संस्था को भी आगे बढ़ाना है। इन सब बातों को ख्याल रखते हुए मैं फिर से आप लोगों को 2018 की शुभकामनाएं देता हूं। आपके परिवार को स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सानंद रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।